मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लास्ट क्लास में बात कर रहे हैं लॉजिकल टाइम स्केल चैप्टर है। इसमें हम लोग टाइप के बारे में आधार पर लास्ट सेक्शन बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग हर चैप्टर को शुरुआत करने में क्लास शुरू कर रिवाइज कर क्लास में हमने आज इसको रिवाइज कर क्लास में हमने लॉजिकल टाइम स्केल बात करते नंबर 1 4.5 अरब सालों में क्या क्या चेंज परिवर्तन कौन कौन से तरह से उसका सरफेस तरह से क्लाइमेट में परिवर्तन आए और बाकी चीज नदियां है पहाड़ है, पर्वत है, उनका निर्माण कैसे हुआ और साथ ही साथ नए नए ओशन यानी कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। तो पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है कि पृथ्वी जो है किस तरह से परिवर्तित हुई इन द कोर्स ऑफ टाइम। दूसरी चीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं वो है कि फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना से मतलब है कि प्लांट एंड एनिमल्स। तो जैसे जैसे हमारी पृथ्वी बदलती जाती है वैसे वैसे क्लाइमेट भी चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट यानी एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग। एक सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें कहा जाता है एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग। एनवायरमेंट सदैव बदलता रहता है। क्योंकि एनवायरमेंट बदल रहा है इसलिए लाइफ को भी खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है, खुद को परिवर्तित करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और इसीलिए हमें दिखाई पड़ता है फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का मतलब है प्लांट और फौना का मतलब है एनिमल। तो प्लांट और एनिमल्स में भी चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों में आपको चेंज दिखाई पड़ेंगे, फ्लोरा, फौना और क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ये अलग अलग पीरियड में अलग अलग तरह से हुआ है और इन पीरियड्स में जो जो चेंजेस आए हैं उस आधार पर हमने इन पीरियड्स को कई हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जिन्हें हम आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक के नाम से जानते हैं, जिनके फर्दर सब डिवीजन हमने किए हैं, जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी जो है एकदम गर्म आग का गोला थी और इस गर्म आग के गोले को ठंडा होने में 1 अरब सालों का वक्त लग गया। जब पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी पे समंदर का निर्माण हुआ, ओशंस बने। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एटमोस्फियर है उसमें हाइड्रोजन नाम की गैस होती थी। ध्यान देने लायक बात है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज की तारीख में कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाई जाती, क्योंकि पुराने समय में पाई जाती थी। देखिए पुराने वायुमंडल में जो पृथ्वी ताजी ताजी बनी थी उस वक्त जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस मिलती थी। आज की वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन जैसी सारी गैसेस मिलती है। केवल एक गैस आपकी गायब हो गई और वो है आपकी कौन सी? दैट इज हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गायब कैसे हुई? जितनी भी हाइड्रोजन थी उसने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, सारी की सारी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई और इसने बनाया एक नया लिक्विड जिसका नाम है H2O, जिसे हम पानी के नाम से जानते हैं, वाटर जिसे कहा जाता है। तो चूंकि पानी का निर्माण कर लिया, जल का निर्माण हुआ और इन्हीं जल से महासागरों का निर्माण हुआ, पृथ्वी के सरफेस पे बारिश होना शुरू हुई और ये 1 अरब साल तक बारिश होती रही और इसलिए धीरे धीरे पृथ्वी का जो सरफेस है वो ठंडा पड़ता गया। जब पृथ्वी पर बारिश हो रही है, ये पृथ्वी का सरफेस है, इसमें बादल है और बादल लगातार बारिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरफेस का टेम्परेचर कम होगा, कूल डाउन होना शुरू होगा और इस वजह से जो हमारी पृथ्वी है इस पर एक नई चीज का निर्माण होगा जिसको हम लोग अर्थ की क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं, यानी आउटर सरफेस, सरफेस का ऊपरी हिस्सा, सतह पर, जिस पर आज की तारीख में हम और आप खड़े होते हैं। तो ये सारी चीजों का निर्माण हुआ। एक बार सरफेस बन गई, सतह बन गई, तो अब इस पृथ्वी पर सतह का निर्माण हो गया। दूसरी चीज, इसी पृथ्वी पर अब ओशन यानी कि महासागरों का निर्माण हो गया, समंदर भी बन गया। तो दो चीजें आ गई और हमें पता है, एक चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जल ही जीवन है। वाटर जो है, बिना वाटर के जीवन नहीं हो सकता। तो चूंकि अब पृथ्वी पे वाटर भी है और पृथ्वी पर सरफेस भी आ गया, इसलिए इन दोनों चीजों की वजह से पृथ्वी पर लाइफ यानी कि जीवन का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पहली बार ठंडी हुई, सरफेस बना, ओशन बने और उसके बाद सिंपल तरह का, सबसे सिंपल तरह के जीवन का निर्माण होना शुरू हुआ। जब भी लाइफ होती है तो लाइफ के बारे में एक बात कही जाती है कि हमारा जो जीवन है, तो जो जीवन है वो हमेशा कैसे बिहेव करता है, किस तरह से चलता है। तो जीवन के बारे में हमने कहा लाइफ हमेशा किधर से किधर जाती है, फ्रॉम सिंपल टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स।
जीवन कहां से कहा जाता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सरल जीवों से जटिल जीव बनते हैं। और हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी कर रखा है पिछली क्लासेस में कि जो सबसे पहले जीव बने होंगे वो कैसे रहे होंगे, वो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म थे। और ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये ऑर्गेनिज्म जिस टाइम में पैदा हुए, उस टाइम को, उस कल्प को हम लोग आज की तारीख में आर्कियोजोइक पीरियड कहते हैं। द पीरियड इज नोन एज आर्कियोजोइक। तो पहला पीरियड जो हमारा है उसका नाम होगा दैट इज नोन एज आर्कियोजोइक एरा, जो हम लोगों ने बात की थी। और याद करने के लिए, फिर से रिवाइज करने के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आर्कियोजोइक आपका पीरियड होगा, इसकी कुछ खास बातें होंगी। पहली खास बात, इस पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगा कि वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। वॉल्केनो बहुत ज्यादा बन रही है और इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जो सूरज है, सन से यूवी रेडिएशन, कैसी रेस? अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। तो पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी तक पहुंच रही हैं। पराबैंगनी किरणें क्यों पहुंच रही? तो आप सभी को याद होगा कि पराबैंगनी किरणें सर इसलिए पहुंच रही हैं क्योंकि पृथ्वी पर अभी भी किसी भी तरह की ओजोन लेयर, कौन सी परत? ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ है। तो ओजोन परत का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई साहब, जो जितनी भी ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना चुकी है क्या चीज? H2O, यानी कि पानी। और चूंकि वायुमंडल में अब ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन के बिना ओजोन का निर्माण नहीं हो सकता। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यही ऑक्सीजन फिर से ओ डॉट यानी एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ जाती है और अल्टीमेटली इससे एक नई गैस बनती है जिसको हम ओजोन कहते हैं। तो चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन जैसी गैस नहीं थी, ओजोन वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन द एटमोस्फियर ऑफ एंशिएंट अर्थ, इस कारण जो है ये यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को इरेडिएट कर रही थी या पृथ्वी तक पहुंच रही थी। इसलिए लाइफ के पास केवल एक ही तरीका था सरवाइव करने का, और वो तरीका हम सबको पता है कि लाइफ कहां सरवाइव करेगी। तो लाइफ उस वक्त सरवाइव कर रही थी, केवल एक जगह सरवाइव कर सकती थी और वो जगह थी दैट इज वाटर। पानी के अंदर जीवन का विकास हुआ। और ये पानी भी कौन सा था? तो याद रखिएगा, ये नदियों में जीवन का विकास नहीं हुआ, ये जीवन का विकास हुआ था जो आपके समंदर है, छिछले समंदर है या गहरे समंदरों में पानी का निर्माण, जीवन का निर्माण हुआ। बड़ी बड़ी लहरें उठती थी। चांद पृथ्वी के पास था। उस जमाने में चंद्रमा पृथ्वी से काफी पास था, 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर नहीं था। और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल था, जो हम लोगों को पता है कि एक तरह की चीज होती चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जिसको वजह से हम कहते हैं दैट इज नोन एज टाइड। टाइड यानी ज्वार या भाटा। तो पृथ्वी पर ज्वार की तरंगें बड़ी होती थी क्योंकि चंद्रमा पास था, इसलिए चंद्रमा की ग्रेविटी भी क्या थी? ज्यादा बड़ी थी। इसलिए तरंगे कैसी होती थी? जो समंदर की लहरें थी वो काफी ज्यादा बड़ी उठती थी। अब ये जब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती थी तो ये किनारे पे जाके टकराती थी। और किनारों पर क्या है? सॉइल है। और सॉइल या मिट्टी में क्या है? मिट्टी या रॉक्स कह देंगे, तो उनमें क्या है? मिनरल्स हैं, खनिज लवण है। तो चूंकि पृथ्वी के जो ये बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, क्यों उठ रही थी? रीजन ये था कि पृथ्वी जो है, चांद पृथ्वी के पास था। पृथ्वी के रोटेशन यानी घूमने की गति बहुत ज्यादा थी। उस जमाने में दिन 24 घंटे का नहीं होता था, 24 घंटे से कम होता था, क्योंकि पृथ्वी बहुत तेज गति से घूम रही थी। और जब ये बड़ी लहरें जाके किनारे से टकराती थी तो किनारे में जो रॉक्स है, जो चट्टाने हैं, उनका मिनरल जो है पानी के अंदर आ जाता था। और इस तरह से ये पानी बन जाता था एक नए तरह के वाटर में, जिसको आज की तारीख में आप कह सकते हैं कौन सा वाटर है? दैट इज नोन एज मिनरल वाटर। और जीवन के लिए हमें भी आज भी पता है, और जब हम जियोग्राफी में आगे चल के ओशन करंट्स में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ओशन करंट्स में कि समुद्रों में जब दो तरह की ओशन करंट, वार्म और कोल्ड, गर्म और ठंडी जलधाराएं समुद्र में टकराती हैं, तो वहां पर जीवन बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। प्लैंक्टॉन्स पैदा होते हैं, प्लवक पैदा होते हैं, या आम भाषा में कहे ये एल्गा वगैरह पैदा होते हैं। एल्गा यानी कि शैवाल पैदा होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे को जीवन जीने के लिए, चाहे वो सिंपल तरह का पेड़ पौधा हो यानी कि एल्गा जैसा या प्लैंक्टॉन जैसा हो, या कॉम्प्लेक्स तरह का जीव हो, दोनों तरह के जीवों के सर्वाइवल के लिए जरूरी ये है कि उनको किसी ना किसी तरह के मिनरल यानी खनिज लवण मिले। और अब पानी में मिनरल आ गया, तो इसलिए यहां पर जीवन का विकास होना शुरू हुआ। अब ये जीवन भी कैसा होगा? तो इस जीवन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई साहब, ये जीवन ऐसा होगा कि सिंपल तरह का जीवन होगा। कैसा है? सिंपल तरह का, सरल तरह का जीवन। क्यों सरल तरह के जीव है? अभी अभी हम सीख कर आए कि लाइफ जो है वो हमेशा कहां से कहां जाती है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो पहला जीवन जो है, जीव है वो कैसे है? ये सारे जीव जो है सिंपल तरह के, सरल तरह के जीव है।
और ये जो सिंपल तरह के जीव हैं, दीज आर सिंपल काइंड ऑफ एनिमल्स, सरल तरह के जीव हैं, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक अनुपस्थित है, पूरी तरह से केंद्रक अब्सेंट है। और ऐसे जीव जो हैं उनको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, या हमने कहा था ना लैटिन भाषा में, प्रोकैरियोटिक। ऐसे जीवों को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराने जमाने का, कैरियन का मतलब होता है, ये शब्द है, दूसरा शब्द है कैरियन, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जो कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रिमिटिव तरह के जीव है, सरल तरह के जीव है, तो इनमें जो है केंद्रक चूंकि अब्सेंट है, इसलिए कैसे जीव हो गए, प्रोकैरियोटिक जीव। और इसके एग्जाम्पल होते हैं दो, पहला होता है दैट इज नोन एज बैक्टीरिया, और दूसरा होता है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके भी दो एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, जिनके फॉसिल्स हमें मिले हैं, और वो दोनों एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और नीले हरे शैवालों का। पहला है बैक्टीरिया का ईओबैक्टीरियम, हालांकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, ईओबैक्टीरियम आइसोलेटम, ये बैक्टीरिया जो पहला मिला है। और दूसरा जो शैवाल टाइप के हैं, आर्के स्फेरॉइडस बारबैटोनेंसिस, इतना लंबा नाम। जीव देखिए माइक्रोस्कोपिक है, छोटा है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन नाम इतने ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो ये जो इस तरह के जीव किस तरह के समुद्र में पैदा हुए, ये जीव जो है हमारे जो सिंपल तरह का, पहली तरह के जीव है, जो सिंपल तरह के जीव है। अगला जीव जो हमारा पैदा होगा वो कैसा होगा, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो आर्कियोजोइक पीरियड के बाद जो हमारा जो दूसरा पीरियड आएगा, जिसको हम कहते हैं प्रोटरोजोइक पीरियड, प्रोटरोजोइक पीरियड। और प्रोटरोजोइक पीरियड में जब हम पहुंचेंगे तो उस पीरियड की खास बात है, वहां पर जो है आपको पहली बार जीवन जो है पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो देखिए आसमान में बादल दिख रहे हैं, और आसमान के में बादल दिखने का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बारिश ठीक ठाक हो रही है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जल चक्र आपका ठीक से चल रहा है, जीवन सिंपल तरह का ही सही समंदर में पैदा हो चुका है। कहाँ पैदा हुआ, महासागरों में, ओशियंस में पैदा हो चुका है। इस जीवन ने केमिकल्स को खाकर, फोटोसिंथेसिस अभी नहीं कर रहा है, केमिकल को खाकर अपना जीवन, अपनी एनर्जी प्राप्त करना इसने शुरू कर दिया है। प्लांट्स जो है, जो ब्लू ग्रीन एल्गा, उन्होंने पहली बार फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। और कुछ ही सालों बाद, कुछ ही अरब करोड़ सालों के बाद, ग्रीन जो एल्गा है, हरे पौधे, क्योंकि एल्गा जैसे पौधे हैं, वो आपके महासागरों में पैदा होना शुरू किए। अब जैसे ही आपके महासागरों में एल्गा पैदा होगा, कैसा पैदा, एल्गा यानी कि हरे रंग का शैवाल पैदा होगा। तो जैसे ही ये ग्रीन कलर के शैवाल पैदा होंगे, एक नई तरह की गैस रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हवा में रिएक्शन करेगी और एक नई गैस का निर्माण करेगी, ओजोन। और ओजोन जो है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पर आने से धीरे धीरे इसकी मात्रा को कम करना शुरू करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से पृथ्वी पर जीवन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, जीवन सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फिर आप कहेंगे सर क्या जरूरत थी, जीवन का लक्ष्य है सरवाइव करना, सर्वाइवल के लिए जरूरी कि पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाए, जटिल होता जाए। इस ये सर्वाइवल के लिए जरूरी, हमेशा इवोल्यूशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ होना, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। तो यहाँ पर जीवन जो है, जो जितने भी फ्लोरा है, जितने भी फौना है, यानी जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, वो पहले से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। इरा का नाम आपका ध्यान रखिएगा कौन सा है, दैट इज नोन एज प्रोटरोजोइक इरा है। और इस इरा में आपको दिखाई पड़ेगा कि जो प्रोटरोजोइक इरा है, यहां पर जीवन पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगल सेल की, अब पहली बार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको स्पंजेस, लेकिन इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, स्पंजेस, जेलीफिश, जेलीफिश जिसको हम कहते हैं ऑरेलिया ओरेटा। मन में कोई परेशानी मत रखिएगा, इतने सारे नाम आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके जीएस में कभी कभी इन जीवों के वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं। सॉरी। तो जैसे कि नाम है जेलीफिश, कहते हैं ऑरेलिया ओरेटा, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। हम लोग आम भाषा में आपस के समझने के लिए कहते हैं सारे जीव कैसे, अभी भी
यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय से कैसे हो गए हैं, बहुकोशिकीय हो गए। लेकिन आज भी ये जीव कैसे हैं, सिंपल तरह के जीव में ही माने जाते हैं, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी का निर्माण नहीं हुआ, वर्टिबल कॉलम नहीं बनी है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनी है, और इनमें ब्रेन यानी मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ। बहुत ही सरल तरह के जीव है, और ये जीव अपना जीवन जीना शुरू करेंगे। अगला पीरियड जिसमें पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीव दिखाई पड़ेंगे, उस पीरियड को हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोटरोजोइक पीरियड, पैलियोजोइक पीरियड। तो अगला पीरियड है आपका पैलियोजोइक। ये चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए इसके नोट्स मैं नहीं लिखा रहा हूं, आपकी क्लास में आपने देख, अगर आप बैठे होंगे अपने नोट्स लेकर के, और उन नोट्स में इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होगा कि आप मिलाते चलिए, आपको नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। पैलियोजोइक पीरियड है, और पैलियोजोइक पीरियड में पहली बार आपको दिखाई पड़ रही क्या बन रही है, फिशेस। फिशेस कैसे जीव हैं, दीज आर कैसे जीव हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल है, जटिल जीव हैं। जटिल क्यों है, क्योंकि फिशेस में पाई जाती है रीढ़ की हड्डी। हम सबको पता है मछलियों में क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, और साथ ही साथ एक पूरा सा बहुत सारा विकसित वेल डेवलप क्या पाया जाता है, ब्रेन। अगर आपके पास दो चीजें मौजूद है, आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी है, तो जवाब आता है हाँ साहब, रीढ़ की हड्डी पीठ में पड़ी हुई है। क्या आपके पास ब्रेन है, तो कहते हैं हाँ सर, ब्रेन भी है, हमारे सिर के अंदर है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं, तो आप मान लीजिए कि आप कैसे जीव है, आप कॉम्प्लेक्स तरह के जीव है, जटिल जीव है। और जटिल जीव हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जटिल जीव कितने तरह के होते हैं, केवल 5। कौन कौन से, फिश यानी मछलियां, एम्फीबिया जिसको हम लेके मेढक या उभयचर, तीसरा रेप्टाइल यानी कि सरीसृप जिसमें स्नेक्स यानी कि सांप, और लिजर्ड यानी कि छिपकलियां आती हैं, बर्ड सभी लोग जानते हैं, पक्षी, और लास्ट में आएगा दैट इज नोन एज मैमल। ये 5 जीव हैं, फैंटास्टिक 5 कहा जाता है इनको। ये 5 जीव हैं, ये पांचों जीव कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स। और पीरियड कौन सा चल रहा है, पीरियड आपका चल रहा है पैलियोजोइक पीरियड चल रहा है। इन पांचों में कितने लोग अभी तक पैदा हुए हैं, केवल एक, और वो एक कौन है, उसका नाम है फिशेस या मछलियों का निर्माण हुआ। यानी कि अभी भी एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल का निर्माण अभी भी इस पीरियड में नहीं हुआ। जब ये पीरियड आगे एडवांस करेगा तब इसमें इन सब चीजों का विकास होना शुरू होगा। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहां तक डिस्कशन है हमारा। अब जो हमारा पीरियड है कौन सा है, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पीरियड है, बहुत सारा, थोड़े थोड़े दिनों में नए नए तरह के जीव पैदा हो रहे हैं। कभी मछलियां थी, फिर मछलियों कुछ दिनों बाद, कुछ करोड़ साल बाद मछलियों में ऑस्ट्रेकोडर्म मछलियां आ जाएंगी, जिनके शरीर पे हमने बताया था कि इनकी बॉडी के ऊपर बोनी प्लेट्स होती थी। उसके बाद आप देखेंगे इसी में एम्फीबिया पैदा हो जाएगा, इसी पीरियड में एम्फीबिया या उभयचर पैदा होंगे। फिर इसी पीरियड में, पैलियोजोइक बहुत बड़ा पीरियड है, इसी पीरियड में आपके रेप्टाइल्स भी पैदा हो जाएंगे, रेप्टाइल्स के पूर्वज। तो इसको जो है अलग अलग थोड़े थोड़े वक्त में, 4-4, 5-5 करोड़ साल में, ये पैलियोजोइक जो जैसा इंपॉर्टेंट जो इरा है, इस पीरियड में बहुत अलग अलग तरह के जीव पैदा हो गए। तो इसलिए फॉर द ईज ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने इसको 5 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 6 हिस्सों में। पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डिविशियन, तीसरा सिलूरियन, चौथा डिवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस, और छठा पर्मियन, जिनके नाम भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जैसे कि पर्मियन के बारे में मैंने बताया था कि पर्मियन का नाम यूएसएसआर, जो कि सोवियत संघ में एक जगह है, पर्म नाम की जगह, उसके नाम पे इस पीरियड का नाम पर्मियन था। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये 5 पीरियड है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड आपका कौन सा है, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पीरियड, जो कि मैंने आपको बताया था यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिया नाम की जगह है, वहां की चट्टानों के नाम पर इस पीरियड का नाम कैम्ब्रियन रखा गया था। और कैम्ब्रियन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पीरियड में एक इंटरेस्टिंग फीचर हुआ। कैम्ब्रियन पीरियड ऐसा वक्त था जहां पर आपको पहली बार अलग अलग तरह के बहुत सारे, जैसे लग रहा कि एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, मिलियंस ऑफ टाइप्स की स्पीशीज बनना शुरू हुए। ध्यान दीजिए, जीव नहीं बात कर रहे, जातियां, जीवों की जातियां। मछलियों की 50,000 जातियां, केकड़ों की 20,000 जातियां, अगर झींगा मछली की 10,000 जातियां। तो जितने भी तरह के जीव हो सकते हैं, उनकी कई सारी हजारों लाखों जातियां पैदा हुई। और पूरी पृथ्वी इस वक्त की जो चट्टानें हैं, कैम्ब्रियन पीरियड की चट्टानें, उसमें 2 चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। पहली बात, फॉसिल्स की संख्या ज्यादा मिलेगी, जीवाश्म ज्यादा मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जीवाश्म में जो अलग अलग तरह की जातियों के जीव है, उनकी संख्या भी सबसे
ज्यादा मिलेगी, इसलिए इस पीरियड को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हो गया था, जीवन में जैसे लगा था विस्फोट हो गया और तरह तरह के जीव यहाँ पर पैदा हुए। जब कैम्ब्रियन पीरियड आपका चल रहा है, उसी पीरियड में आज की तारीख में आप लद्दाख जाएं तो लद्दाख में ये फॉसिल्स मिलते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख कल हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे क्लास में कि किसी जमाने में लद्दाख जो है, लद्दाख की स्पीति वैली, वो टैथिस सी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको दिखाया भी था, इंडिया के बगल में था टैथिस सी के अंदर था लद्दाख। और जो कि वो समंदर के अंदर था लद्दाख और स्पीति वैली, इसलिए समंदर के अंदर वाले जीव जो है आज भी लद्दाख की चट्टानों में बहुत आसानी से मिलते हैं, और इसका नाम है, इन जीवों का नाम है जैसे कि ब्रैंकियोपोड, और साथ ही साथ आपका आ जाएगा ब्रैंकियोपोड, सिफेलोपोड जैसे जीव जो है वो यहाँ पर लद्दाख की चट्टानों में आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो जीव हैं, इस तरह के जीवों का निर्माण हुआ। कौन सा पीरियड था? दैट इज नोन एज कैम्ब्रियन पीरियड। इसके बाद कैम्ब्रियन पीरियड का जो आपका खत्म होगा। देखिए इरा कौन सा चल रहा है? इरा आपका हम लोगों ने कहा बड़ा वाला जो सेक्शन है, बड़े सेक्शन को हम इरा कहते हैं। कैसे? जैसे पैलियोजोइक, पैलियोजोइक इरा है, कल्प है, हिंदी में कहते हैं पैलियोजोइक कल्प है, महाकल्प। उस महाकल्प के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उन सेक्शन को इरा या पीरियड कहते हैं, है ना। तो ये है कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन युग। कल्प बड़ा है और युग जो है वो छोटा है। तो पहला युग हो गया आपका कैम्ब्रियन। दूसरा इसका युग है जिसका नाम है ऑर्डिविशियन, और इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि ऑर्डिविशियन पीरियड जो है, यहां पर आपको पहली बार दिखाई पड़ेगा कि इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जो सिंपल तरह के जीव थे उनमें पहली बार आपको दिखाई पड़ेगा वेल डेवलप्ड ब्रेन और बहुत ज्यादा बुद्धि का विकास दिखाई पड़ेगा, जिससे कि ऑक्टोपस जैसे जीव यहां पे मिलना शुरू होंगे। पीरियड का नाम कौन सा है? दैट इज नोन एज ऑर्डिविशियन पीरियड। यहीं पर ऑस्ट्रेकोडर्म मछलियों का निर्माण होगा, नई मछलियों की नई तरह की प्रजाति पे विकसित होगी जिसका नाम है ऑस्ट्रेकोडर्म। उसके बाद आपका पीरियड आएगा सिलूरियन, सिलूरियन में मछलियों का फर्दर विकास होता रहेगा। ये पीरियड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इस सिलूरियन पीरियड तक आते हुए, जब तक हम सिलूरियन पीरियड यानी युग में पहुंचेंगे, तब तक ओजोन गैस का निर्माण हो चुका है और पृथ्वी की सरफेस पर, सतह पर अल्ट्रा वायलेट किरणें आना जो है वो बंद हो चुकी है, यूवी रेस पहुंचना बंद हो गई। जब यूवी रेस पहुंचना बंद होगी तो पहली बार पौधे जो है समंदर से निकलकर जमीन पर आए, और इन पौधों में जिसका पहला नाम है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पौधों में से एक आता है जिसका नाम है फर्न। फर्न जैसे पौधे, दीज आर नोन एज फर्न, ब्रायोफाइट्स कहते हैं। फर्न जैसे पौधे जो है पहली बार यहां पर आए। ध्यान दीजिए, ये पेड़ नहीं है, दीज आर नॉट ट्रीज, दीज आर प्लांट्स। प्लांट्स सॉफ्ट होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, इनमें लकड़ी का निर्माण नहीं होता, और पहली बार पृथ्वी पर की सरफेस पर वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा मात्रा में ये फर्न जैसे पौधों की झाड़ियां विकसित हुई। जब आपके पास प्रोड्यूसर, जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी एरिया में, दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर। एक मिनट। हम्म तो हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। अब उत्पादक क्या चीज होती है? देखिए भाई, उत्पादक हम कहते हैं कि जो भोजन का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं सॉरी। जब तक किसी एरिया में पौधे नहीं पहुंचे, पौधे खाना बना सकते हैं, पृथ्वी पर खाना बनाने का मेन काम किसके पास है? पौधों के पास। जिस जिस एरिया में पौधे पहुंच जाते हैं वहां पर उनको पौधों को खाने वाले जीव शाकाहारी पहुंचते हैं, फिर उन शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी पहुंचते हैं, और इस तरह से पूरी की पूरी फूड चेन, खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, और वहां पर धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप होने लगता है, जिस सिस्टम को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के सेक्शन में पढ़ेंगे, जिसे हम इको सिस्टम कहते हैं। तो अभी पहली बार जमीन पर खाना बनाने की मशीनें पहुंची, जिन्हें हम कहते हैं पौधे यानी कि फर्न। जैसे ये फर्न पहुंचेंगे, इनको खाने वाले जीव भी वहां पर पहुंचना प्रारंभ हो जाएंगे, और इस तरह से जीवन का विकास होना शुरू होगा। अभी तक समंदर में जीवन फंसा था, अब पहली बार जीवन जो है समंदर से निकलकर जमीन पर पहुंचना शुरू हुआ। तो पहला जो हमारा पौधा है वो फर्न जैसे पौधे बनेंगे। उसके बाद ये फर्न जैसे पौधों की खास बात है, हम लोग कहते हैं बीज, और यहां पर बीज यानी सीड्स तो नहीं बन रहे, लेकिन सीड से मिलती जुलती चीज बनती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, दीज आर नोन एज, क्या कहा जाता है? स्पोर्स। स्पोर्स यानी कि हिंदी में नाम होता है, इसको कहते हैं बीजाणु। बीज तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बीजाणुओं का निर्माण होता था, और ये बीज जो है, बीजाणु जो है वो क्या करते हैं? जर्मिनेट करेंगे। जब मिट्टी में और पानी मिलेगा
पानी कैसा होना चाहिए, नमकीन की मीठा ना। अब पानी कैसा होना चाहिए, अब नमकीन पानी से काम नहीं चलेगा। अब कैसे पानी में ये होंगे, ये पौधे हैं, प्योर पौधे हैं, आज भी होते हैं। ये किस में उगेंगे, फ्रेश वाटर में। और पानी इनको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, तो पानी को जो है इनको ज्यादा चाहिए। इन फर्न को एक और नाम से जाना जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, दीज आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ध्यान दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, क्या कहा जाता है, दीज आर आल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इस नाम से नहीं जाना जाता है, किंगडम। जो पादप समूह है, पादप जगत का एम्फीबिया या उभयचर, जैसे कि मेढक होते हैं, मेढक पानी उतना तो नहीं चाहिए लेकिन पानी चाहिए उसे, पानी के पास ही रहेगा। तो फर्न जैसे पौधे नम जमीन में होते हैं। और नम जमीन कैसे होगी, नमकीन पानी वाली कि मीठे पानी वाली, तो जवाब है मीठे पानी वाली, फ्रेश वाटर में। और वहीं पर इसके स्पोर्स पैदा होंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे और उससे नए पौधों का निर्माण होना शुरू होगा। जब एक बार इसकी वनस्पति फैल जाएगी तो इसको खाने के लिए कीड़े मकोड़े ये सारे जीव आएंगे और फिर उनको खाने के लिए धीरे धीरे समंदर के पानी से जो जीव है वो निकल निकल कर जमीन पर आना शुरू होगा। यानी कि लाइफ माइग्रेट करेगी, कहां से कहां, ओशन से लाइफ माइग्रेट कर आ रही है, कहां पर, लैंड पर। ये जो जमाना है कौन सा, सिलूरियन, इसमें पहली बार ओशन से पौधे निकल कर कहां पहुंच रहे हैं, लैंड यानी कि जमीन पर। और इसके बाद एक बार ये पहुंच जाएंगे तो उसके बाद बड़े पौधों का निर्माण होना शुरू होगा। फिर जो नेक्स्ट पीरियड है जिसको हम कहते हैं डिवोनियन। और डिवोनियन मैंने आपको पढ़ाया था, डिवोनियन को एक और नाम से जाना जाता है, आप अपने नोट्स में भी देख लीजिए। डिवोनियन को कहा जाता है एज ऑफ फिशेस, मछलियों का युग। जितनी तरह की मछलियां हो सकती थी समंदर में उनकी भरमार हो जाती। और जब ओवर क्राउडिंग होगी, पॉपुलेशन होगी, खाने की कमी होगी, तो मछलियों में से कुछ मछलियां जो है विकसित होकर के इधर की तरफ जाएंगी, जमीन की तरफ, क्योंकि जमीन पे खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा हो गया और समंदर में कंपटीशन ज्यादा हो रहा है। इसलिए समंदर में मछलियों जैसे जीवों की संख्या अब घटेगी, घटेगी तो नहीं लेकिन नए तरह के जीवों का विकास होगा जो कि एक्सप्लोर करना चाहेंगे किसको, जमीन को। और ऑर्डिविशन पीरियड जो हमारा एज ऑफ फिशेस है, इसमें जमीन पर भी बहुत कुछ हो रहा होगा। अभी तक हम लोग बात करते हैं फर्न की, और अब पहली बार जमीन पर एक नए तरह के प्लांट का निर्माण होगा। प्लांट तो नहीं कहेंगे, ट्री का निर्माण होगा। और इन ट्रीज को हम लोग कहते हैं, दीज आर नोन एज जिम्नोस्पर्म, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, आप लोगों की कॉपी में भी होगा। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, जिनके बीजों पे आवरण नहीं होता, आवरण नहीं होता है, इसके बीजों पे आवरण नहीं पाया जाता, अनावृत बीजी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो चीजें नहीं बनती इनमें। पहली चीज, इन पौधों में क्या नहीं बनते, फ्लावर नहीं बनते। और दूसरी चीज, यही फ्लावर डेवलप होके क्या बनते हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स भी नहीं बनते। केवल इन पौधों में एक ही चीज बनती है सॉरी, इन पौधों में केवल एक ही चीज बनती है, क्या बनता है, सीड्स, यानी कि बीजों का ही निर्माण होता है। और सीड जो है नंगे नग्न पौधे पे चिपके रहते हैं। यानी कि आप इमेजिन करके देखिए कि केवल आम का पौधा बनेगा, आम बनेगा, लेकिन आम का पौधे में गुठलियां लगी हुई लेकिन आम नहीं है। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि अनावृत बोची या जिम्नोस्पर्म के बड़े बड़े जंगल बनना शुरू हो गए। और यहां पर आपको पहली बार एक नई चीज दिखाई पड़ेगी प्लांट किंगडम में। वो क्या चीज दिखाई पड़ेगी, वेल डेवलप्ड सीड्स, बीज दिखाई पड़ेंगे। ये जंगल बहुत घने होंगे और इनमें लकड़ी का निर्माण होगा। अब लकड़ी किस टाइप की होगी वो तो आपके सिलेबस में है नहीं। दो तरह की लकड़ियां होती है, मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। यहाँ पे जो वुड है, वुड टाइप, सॉफ्ट टाइप की वुड बनेगी, मैनोजाइलिक वुड कहते हैं उसको साइंस में। उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन हाँ लकड़ी बनेगी, लेकिन घटिया क्वालिटी की लकड़ी बनेगी। आज भी साइकस के पौधे की लकड़ी से आप फर्नीचर नहीं बना सकते। लकड़ी तो है लेकिन अच्छी क्वालिटी की लकड़ी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इससे फायदा क्या है, फायदा ये कि ये बड़े बड़े घने घने जंगल बनेंगे। और जब घना जंगल बनता है उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ेगी। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो अगला लॉजिक की बात है क्या है, खाने वालों के लिए खाना ज्यादा पहुंच मिलेगा। और इस तरह से नए जटिल जीव जो हैं, और भी ज्यादा जीव जो है जमीन पर डेवलप होना शुरू करेंगे। पीरियड का नाम क्या था, डिवोनियन पीरियड है आपका। और डिवोनियन पीरियड में ही एक और चीज हो रही है, मैंने कहा था ना जमीन पे खाना बहुत हो रहा है, तो मछलियों में से बहुत सारी मछलियां सोच रही हैं कि यार बाहर तो सरफेस पे तो खाना बहुत सारा है और हम लोग अंदर कंपटीशन कर रहे हैं। तो अब मछलियों में एक नए तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। और ये स्ट्रक्चर आप लोगों सब लोगों को याद होगा, आपके नोट्स में भी लिखा है। इनके जो फिन्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, फ्लैशी, मांसल। तो ये नई तरह की मछलियां आएंगी जिन्हें हम कहते हैं फ्लैशी फिन्ड फिशेस, मांसल पंख वाली मछलियां। और इनके पंख में देखेंगे फ्लैश या मांस पाया जाएगा। जैसे कि इसमें बड़ी फेमस मछली है और ये कभी कभी पूछ ली जाती है, लिख लीजिएगा नोट्स में। जैसे कि नाम है लेटिमेरिया,
इसको हम आज की तारीख में भी मिलती हैं मछलियां, उस जमाने से आज तक पहुंच गई हैं, जिंदा है। लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में, लिख लीजिएगा। लैटिमेरिया जैसी मछलियां जिन्हें हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। और लैटिमेरिया की खास बात क्या है, इसकी जो फिन्स होते हैं उनमें मांस की मात्रा ज्यादा होती है, और यही मांस सबको याद होगा, यही मांस आगे चल के पैरों में कन्वर्ट होने वाला है। जो फिन्स हैं, ये पंख हैं, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होने वाले, पैरों में। और पहली बार आपका उभयचर यानी एम्फीबिया जैसा जीव पैदा होगा, और इसका नाम भी आप अपने नोट्स में देखिएगा तो क्या लिखेगा, स्टीगोसिफेलिया। स्टीगोसिफेलिया क्या कैसा जीव है, एम्फीबियन है, उभयचर है। उभयचर से मतलब क्या है कि ये जीव कहां रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी से बाहर भी रह सकता है। तो ऐसा जीव है जो कि वाटर यानी कि जल के अंदर भी रह सकता है और लैंड यानी कि जमीन पर भी रह सकता है। इस तरह के जीवों का विकास होना आपका शुरू हो जाएगा। तो ये जो है, जब तक अगर फ्लैशी फिल्ड फिशेस, लैटिमेरिया जैसी मछलियां ना बनी होती तो कभी भी उभयचरों का विकास नहीं होगा, क्योंकि लैटिमेरिया के जो फ्लैशी फिंड है वही जाके अल्टीमेटली इनमें जो उभयचर है इनके लेग्स यानी पैरों में आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपके आगे आने वाले जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे वहां पर याद रखिएगा, जरा इनकी उंगलियां गिन लेते हैं। तो उंगलियां आपको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 से 6 उंगलियां इसमें इनके पास होती थी, और यही आगे चल के 5 उंगलियों वाले जीवों में पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। और ध्यान दीजिए, आपके हाथ में भी कितनी उंगलियां हैं, 5, और इन जीवों में भी 5 से 6 उंगलियां थी जो आगे चल के 5 उंगलियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पूर्वज हैं, हम कह देंगे इंसान का पूर्वज कौन है, बंदर। बंदर का पूर्वज कौन है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो जो बंदर के पूर्वज थे, लीमर, लॉरिस और टार्सियस। फिर कहेंगे उनके भी पूर्वज कौन है, तो याद आएगा कि हाँ, लीमर, लॉरिस, टार्सियस, पहले एलिफेंट श्रूज जो हमने कहा था छछूंदर, उससे पूर्वज कौन होगा, तो आपको याद आएगा सेमारिया जो रेप्टाइल था। रेप्टाइल का पूर्वज कौन, स्टीगोसिफेलिया जो उभयचर है। इसका पूर्वज कौन, लेटिमेरिया, वो जो मछलियां हैं, कौन सी वाली, फ्लैशी फिंड। उनका पूर्वज कौन, नॉर्मल मछलियां, बोनी फिंच। उनका पूर्वज कौन, तो हम कह देंगे मछलियों से पहले के पूर्वज जो है वो आपके ऑक्टोपस जैसे जीव हैं। वहां से पीछे पीछे करते जाएंगे तो अल्टीमेटली कहां पहुंचेंगे, बैक्टीरिया में, जो पहला जीव था। उसी से हम लोग सभी लोग जितने भी जीवन विकास हुआ सब बैक्टीरिया जैसे जीवों के फर्दर डेवलपमेंट से ही जीवन का विकास हुआ, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए कहां पर, आपके स्टीगोसिफेलिया। नेक्स्ट पीरियड है कार्बोनिफेरस। हम लोगों को सबको याद है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड में खास बात क्या थी, इस पीरियड में मौसम कैसा था, ह्यूमिड था। मौसम कैसा है, हम लिख लेते हैं, हॉट, गर्म है। और दूसरी चीज ह्यूमिड है, नमी है जो कि दिखाई पड़ता है। तीसरी चीज मार्शी यानी दलदली है। तीन चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। इन तीन चीजों के अलावा आपको एक और चीज दिखाई पड़ेगी। इस वक्त एक नया पौधों में मटेरियल पैदा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है लिग्निन। लिग्निन नामक एक पदार्थ पैदा होगा पौधों की लकड़ियों में। आज भी आपके घर में जो अच्छी क्वालिटी की वुड का फर्नीचर, उसमें लिग्निन की मात्रा ज्यादा पाएगी। लिग्निन लकड़ी में जितना ज्यादा होगा, लकड़ी उतनी ज्यादा हार्ड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल शीशम की लकड़ी, उससे फर्नीचर अच्छा बनता, कीड़े जल्दी नहीं खा पाते क्योंकि उसमें लिग्निन की मात्रा ज्यादा है। इसी तरह से चीड़ की लकड़ी में भी लिग्निन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अभी जो जंगल है उनमें जो लकड़ियां हैं उनमें लिग्निन जैसा पदार्थ बनना शुरू हुआ, और इस लिग्निन जैसे पदार्थ की वजह से अब जो है इसको खाने वाला कोई भी फंगस फंगस वगैरह के अंदर ये ताकत नहीं कि इसको डिग्रेड कर सके। इसलिए जब पौधा नष्ट होता है, पुराना पड़ता, हवा चलती है, गिर जाता है, तो ये दलदली क्षेत्र में गिरते हैं। और दलदलों में एक चीज की कमी होती है, हम सबको पता है, आज भी दलदलों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। तो एनारोबिक कंडीशंस है, ऐसी अनॉक्सिक कंडीशंस है, अनॉक्सी स्थितियां हैं। और ऐसी एनारोबिक कंडीशंस में बैक्टीरिया असर कर नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इनको नष्ट करने वाले वो एरोबिक है। फंगस के अंदर इतनी ताकत नहीं कि फंगस के अंदर लिग्निन को नष्ट करने वाले एंजाइम अभी पैदा नहीं हुए, और इस वजह से धीरे धीरे इन लकड़ियों का अंबार लगना शुरू हो जाता है। डेड बॉडीज पेड़ों की इकट्ठा होना शुरू करती हैं, और ये डेड बॉडीज जब दबती हैं तो अल्टीमेटली एक नई चीज बनती है जिसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कोल या कोयला। तो कार्बोनिफेरस पीरियड जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कोयले का विकास हुआ। कोयला सबसे ज्यादा कब बना, कार्बोनिफेरस पीरियड में, और इसी पीरियड में कोयला बना। और उसके बाद जब नेक्स्ट पीरियड में हम पहुंचेंगे तो अचानक से हम देखेंगे कोयले का निर्माण होना खत्म हो गया।
और वो पीरियड कौन सा है, दैट इज नोन एज पर्मियन। और पर्मियन में क्या हो गया था, फंगस ऐसी डेवलप हो गई, फंगस में भी इवोल्यूशन हुआ, उनमें ऐसी केमिकल्स बन गए, ऐसे एंजाइम बन गए जो कि लिग्निन को डिग्रेड कर सकते हैं। इसलिए छोटे से टाइम पीरियड में ही आपको कोयला मिलता है। आज भी इंडिया में जो कोयले के स्तर है वो कार्बोनिफेरस पीरियड के कोयले के स्तर आपको मिलेंगे। ना उससे पहले कोयला बना पृथ्वी पर कभी, ना उसके बाद बना नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि उससे पहले लिग्निन नहीं था कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले, और कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद ऐसी फंगस बन गई जो कि लिग्निन को नष्ट कर सकती थी। तो ये सारी चीजें डेवलप हो गई। अब इसी पीरियड में हमारा एक पौधा, एक जीव था जो कि रेप्टाइल्स का पूर्वज है, और इसका नाम आप सबको शायद याद हो, और इस जीव का नाम है सेमारिया। कौन सा जीव है, सेमारिया। स्किन कैसी है, ड्राई, रफ एंड स्केली, मुंह में दांत होंगे, और नाखून जो है, नाखून में पंजे होंगे, उंगलियों की संख्या 5 होगी, अंडे देगा, और अंडों की खास बात होगी, अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होगा। अंडे कहां पर देगा, लैंड यानी कि जमीन पर देगा। और चूंकि ये पूरी तरह से एनिमल ऐसा है जो जमीन के लिए बना है, इसलिए जमीन पर अचानक से ये वाले एनिमल्स, जिनको आज की तारीख में हम रेप्टाइल्स कहते हैं, वो फैलना शुरू हो जाएंगे। और यही रेप्टाइल आगे चलकर धीरे धीरे विकसित होंगे, और आगे चलकर जो पर्मियन पीरियड आएगा, उस पर्मियन पीरियड में ये रेप्टाइल, चूंकि खाने पीने की कोई कमी नहीं, हर जगह पेड़ पौधे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रेप्टाइल्स हर जगह फैलते जाएंगे। अंडे कहाँ देंगे, जमीन पे। अंडे देने के लिए पानी पे जाने की जरूरत नहीं है, और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। पर्मियन, जैसे पहले भी हमने बताया था, पर्मियन पीरियड यूएसएसआर, रशिया की एक जगह है, पर्म के नाम पर पर्मियन पीरियड का नाम रखा है। नेक्स्ट जो हम अब ये सारे के सारे जो पीरियड हमने पढ़े, वो सारे के सारे पीरियड कहाँ थे, पैलियोजोइक इरा के अंदर थे, पैलियोजोइक कल्प के अंदर के ये सारे पीरियड थे। कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, पर्मियन, है ना, कार्बोनिफेरस, ये सारे पीरियड कैसे हैं, ये पैलियोजोइक इरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इरा जो है मध्यजीवी कल्प कहा जाता है, कल्प, उसका नाम है मीजोजोइक। और मीजोजोइक को फर्दर हम लोगों को, आपको याद होगा, डिवाइड कर दिया था 3 भागों में। ट्राइएसिक, जर्मनी में 3 फोल्ड चट्टानें मिली थी, उसी के नाम पे ट्राइएसिक। स्विट्जरलैंड के जूरा पहाड़ों के नाम पे जुरैसिक। और क्रिटेशियस पीरियड, यानी कि जो क्रेटा यानी कि चौक का निर्माण हुआ था, तो उस आधार पर क्रिटेशियस। तो इस कल्प को, मीजोजोइक इरा को, हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। याद होगा आपको, आपके नोट्स में ये भी चीज लिखी होगी, और इसको ध्यान दीजिएगा। और यहां पे इसको कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो हैं, जो हमारे क्या कह सकते हैं कि जो सरीसृप हैं, वो उनका वक्त है। और ये सरीसृप का साइज कैसा होता जाएगा, बड़े होते जाएंगे। सरीसृपों को में खासकर छिपकलियों का, छिपकलियों की ये खास बात है कि छिपकली को लैटिन भाषा में सॉरस कहते हैं, और जब सॉरस का बॉडी का साइज बड़ा हो जाएगा तो नाम हो जाएगा डायनासोरस। इसमें हम लोगों ने कल ये भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा, कि पूरा जो पृथ्वी है, ऑस्ट्रेलिया से अगर आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त आप निकल सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, दैट इज यू कैन गो अप टू द इंडिया। याद आ रहा होगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया से चले, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया से चले इंडिया, अंटार्कटिका होते अफ्रीका, अफ्रीका से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से यूरोप, यूरोप से रशिया के साइबेरिया, और लगभग चाइना तक पहुंच गए। तो पूरा इंडिया, जो हम कह सकते हैं पृथ्वी एक सिंगल ब्लॉक में, मैक्सिमम कह सकते हैं पृथ्वी एक सिंगल ब्लॉक में बनी हुई है। और इस ब्लॉक का नाम उस जमाने में हम कहते थे, इस ब्लॉक को कहा जाता था, दैट इज नोन एज पेंजिया। किस नाम से जाना था, पेंजिया। याद होगा आपको, मैंने ये भी बताया था, इस पेंजिया के बीचों बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान था, डिजर्ट था, और जो जंगल वगैरह थे वो कहाँ थे, किनारे में। और साथ ही साथ जो बुशेस वगैरह हैं, झाड़ियां वगैरह फैली हुई थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बारिश ठीक ठाक होती थी। खासकर किस एरिया में, कोस्टल एरिया, जो तटवर्ती प्रदेश है, में बारिश की मात्रा ज्यादा थी। मोर और लेस पृथ्वी कैसी थी, ठीक ठाक मात्रा में मौसम था। मौसम भी यहाँ पे आपको 2 हिस्सों में डिवाइड दिखाएगा। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अगर इसको ठीक से अगर हम बनाए, तो वही इक्वेटर को अगर काटे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसा था, इस वक्त थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड था, गर्म था, और नीचे का एरिया थोड़ा सा कैसा था, कोल्ड था। इस तरह का मौसम था। और कोल्ड क्या था, आप अपने नोट्स में देखेंगे तो लिखेगा कि नीचे वाले एरिया में माउंटेन रेंजेस बन गई थी, जो कि हवा के प्रवाह को रोक देती थी, जिस वजह से नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर आपका ठंडा हो गया था। तो ये जो पीरियड है आपका, दैट इज नोन एज कौन सा, ये आपका है ट्राइएसिक पीरियड। और ट्राइएसिक पीरियड की खास बात आपको दिखाई पड़ेगी, डायनासोरों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा इस पीरियड में। फिर इसके बाद जब आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा, और इस पीरियड को हम कहेंगे दैट इज नोन एज जुरासिक। ट्राइएसिक खत्म होगा, जुरासिक, और जुरासिक हमने कहा था स्विट्जरलैंड के जूरा पहाड़ों के नाम पर है। और यहां पर आपके जीव जंतु, खासकर डायनासोर जैसे जीव जंतु बढ़े होंगे।
जुरासिक पीरियड में पहली बार आपको दिखाई पड़ेगा पृथ्वी जो है दो हिस्सों में फट जाएगी, और यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये दो हिस्सों में देखिए पृथ्वी फट गई और बीच में एक समंदर आपको पहली बार दिखाई पड़ेगा। इस समंदर को सेंट्रल अटलांटिक ओशन कहेंगे। बगल में एक समंदर और है जिसका नाम है टेथिस सी, जहां पे हमने कहा था कि आज की तारीख में लद्दाख की स्पीति वैली हुआ करती थी और वो बाद में यहां से समंदर से बाहर निकलेगी। इंडिया अभी भी जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ चिपका हुआ है, चीजें बदलने लगी। नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से अलग हो चुका है और इस तरह से पहली बार पृथ्वी, आप कहेंगे पहली बार तो नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, पहली बार थी जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा कई बार पृथ्वी टूटी है और कई बार पृथ्वी जुड़ी है। लेकिन यहां पर अभी हाल फिलहाल में अगर हम कहें जुरासिक पीरियड में पृथ्वी दो हिस्सों में बट जाएगी। ऊपरी वाला हिस्सा जो है उस ऊपरी वाले हिस्से, बड़े हिस्से, जमीन के हिस्से को लॉरिसिया और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना कहते हैं। गोंडवाना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना कहते हैं इसलिए क्योंकि इसी में जुड़ा हुआ है इंडिया। अच्छा, हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गोंडवाना को गोंडवाना क्यों कहते हैं? इंडिया में एक ट्राइब पाई जाती है, ट्राइब मतलब हमें कहते हैं जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम गोंडवाना क्षेत्र रखा गया। तो ये ऊपर हो गया आपका लॉरिशिया और नीचे है गोंडवाना लैंड, और जिसका हिस्सा क्या था? इंडिया। और इंडिया अभी भी, देखिए इंडिया अभी भी जुड़ा हुआ है। पीरियड का नाम क्या है? दैट इज नोन एज जुरासिक। नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा जुरासिक पीरियड के बाद, सभी को पता है क्रिटेशियस पीरियड। जुरासिक पीरियड में एक और इंटरेस्टिंग फीचर आएगा कि लेट जुरासिक के तक आते आते फूल वाले पौधे खिलना शुरू होंगे, और जैसे फूल आएगा फूल के फूलने से फल बनेंगे, खाने पीने की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब आता है कौन सा पीरियड? जैसे क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में आपको दिखाई पड़ रहा है इंडिया जो है वो आपका टूट गया और किधर की तरफ बढ़ने लगा? यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगा। नोट्स में फिर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही वो पीरियड जब इंडिया में बेसाल्टिक लावा का फ्लो हुआ और डेक्कन एरिया में डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण हुआ था। कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था। और पहली बार आपको अफ्रीका अलग, साउथ अमेरिका अलग, नॉर्थ अमेरिका अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग होना शुरू कर दिया। अंटार्कटिका नीचे की तरफ जाने लगा, यानी जितने भी कॉन्टिनेंट अपनी पोजीशन पे, उस पोजीशन की तरफ पहुंचना कॉन्टिनेंट्स ने शुरू कर दिया। कॉन्टिनेंट की संख्या अभी कम है और आगे बढ़ के ये 7 कॉन्टिनेंट्स में ये अलग अलग चल के विभक्त होने वाला है। तो क्रिटेशियस पीरियड की खास बात हमें सबको पता है कि लेट क्रिटेशियस पीरियड तक आते आते डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। रीजन आपको पता चल गया, उल्का पिंड आके गिरेगी और इसके बाद बड़े डायनासोर खत्म हो जाएंगे, रेप्टाइल्स का युग समाप्त होगा। और जो अभी तक मैमल्स, याद करिएगा, जो जमीन के अंदर बिल बना के रहते थे, छछूंदर जैसे जीव, श्रूज जैसे जीव, वो डेवलप होना शुरू करेंगे। और अब वक्त आ रहा है किसका? अब आ रहा है वक्त मैमल्स का। मैमल्स में भी कैसे मैमल बनेंगे? सिंपल तरह के मैमल, जिनको हम लोगों ने कल की तारीख में कहा था प्रोटोथेरियन मैमल, जो अंडे देते हैं, दूध पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन अंडे भी देते हैं, प्रोटोथेरियन। बाद में जो मैमल इनसे डेवलप होंगे उनका नाम है मेटाथेरियन। मेटाथेरियन का एग्जाम्पल कंगारू है। अनडेवलप फीटस पैदा होगा और ये फीटस शरीर से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट जो है माँ की बॉडी के बाहर एक ब्रूड पाउच में, उसके अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। इसी टाइम में एक स्पेशल तरह की माउंटेन रेंज बनेगी। कहां पर? नॉर्दर्न अमेरिका में। और उस माउंटेन रेंज का नाम सभी को पता है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। तो इस माउंटेन रेंज का नाम है दैट इज नोन एज रॉकी। रॉकी माउंटेन क्षेत्र का निर्माण होना शुरू होगा। अब जो पीरियड आ रहा है जो हमारा बचा हुआ था उसका नाम है सीनोजोइक, नूतन जीवी कल्प। इसका नाम लिख लीजिएगा, यहां से नोट्स लिखने हैं आप लोग। तो ये पीरियड है आपका कौन सा? दैट इज नोन एज नूतन। नूतन का मतलब होता है नया, नूतन जीवी कल्प। अगर यहां पे कल्प या शब्द लगा है, इरा, इंग्लिश में कहते हैं सीनोजोइक। सीनो का मतलब होता है न्यू, जोइक का मतलब लाइफ, नई लाइफ। सीनोजोइक कल्प जो है, नूतन जीवी जो इरा है, इस पीरियड में जो है नई लाइफ बनेगी। मौसम मोर और लेस कभी ठंडा कभी गर्म रहेगा और इसमें बड़े बड़े आइस एज पड़ना शुरू होंगे। इसी पीरियड में आपके जितने भी मैमल्स हैं उनका फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू होगा। ठीक है, ये आपका नूतन जीवी कल्प है। और यहां पर जब स्टार्ट कब से होगा? तो जो आपका नूतन जीवी यानी सीनोजोइक पीरियड है, इसको देखिए, ये स्टार्ट कब हो रहा है? देखिए कहां से स्टार्ट होगा? डायनासोर के एक्सटिंक्शन से। फिर हम क्या बनेंगे? एम फॉर मैमल। मैमल मतलब स्तनधारी, सिंपल तरह के। और जो मैमल्स में भी सबसे हाई क्वालिटी के मैमल हैं, इंसानों जैसे, बंदरों जैसे, उनको हम कहते हैं आगे चल के क्या बनेंगे? प्राइमेट्स, जिसमें आएंगे मंकी और एप्स। इनका निर्माण होगा। कल हमने कहा था ग्रास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पौधा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मोनोकॉट होता है और घास से जब फैमिली ग्रैमिनी घास बनेगी उसके बाद तो खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। घासों का निर्माण भी कब होगा? इसी
सीनोजोइक इरा में ग्रासेस जैसे पौधे बनेंगे। पृथ्वी के जितने भी कॉन्टिनेंट अपनी अपनी पोजीशन पर वहां पर वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है आपके क्या बन जाएंगे, इनका विकास होगा एप्स, यानी कि जो आप क्या कहते हैं कपियों का निर्माण होगा, ठीक है, गुरिल्ला जैसे जीवों का निर्माण होगा। इसके आखिरी में आकर ह्यूमन जैसे इंसानों के जीव, इंसानों जैसे मिलते जुलते जीव यानी होमो इरेक्टस जैसे जीव बनेंगे, निएंडरथल मानव बनेंगे। और निएंडरथल मानव के साथ साथ एक छोटा सा जीव उसके साथ साथ उसका छोटा भाई साथ में पैदा होगा, जिसका नाम है होमोसेपियंस। दोनों साथ में रहेंगे। लड़ाई में कौन जीतेगा? होमोसेपियंस। कंपटीशन में होमोसेपियंस। जो आपका जीव है निएंडरथल मानव वो समाप्त हो जाएगा और नया जीव पैदा होगा होमो सेपियंस यानी मॉडर्न मैन। पूरा नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। उसके बाद सिटीज बनेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह बनना शुरू होंगे। उसके बाद क्या होने वाला वो फर्दर आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिया जाता है। तो ये है कहानी आपकी पहले दिन से लेकर के आज तक की। और हर एरिया में अलग अलग तरह की चट्टानें बनेंगी। हर एरिया में जैसे आपको डायनासोर की अगर चट्टान फॉसिल चाहिए तो आपको डायनासोर के फॉसिल कब मिलेंगे? जुरासिक पीरियड में मिलेंगे या क्रिटेशियस पीरियड में मिलेंगे। कार्बोनीफेरस पीरियड में आपको डायनासोर का फॉसिल नहीं मिलेगा अगर उसकी चट्टान वहां से निकाले। तो कोयले की चट्टान में डायनासोर के फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। क्यों? रीजन है कि जब कोयला बन रहा था तो डायनासोर पैदा ही नहीं होते। तो हमें जब पढ़ना है आगे चल के, जो हम लोग मिनरल्स या पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रॉक साइकिल्स वगैरह रॉक्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सब चीजों का बड़ा जरूरत महसूस होगी, बहुत हेल्प मिलेगी। और अभी आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे ज्योग्राफी में आप आगे बढ़ोगे, जितनी मेहनत हम लोग इस चैप्टर पर कर रहे हैं, ये चैप्टर आने वाली ज्योग्राफी को हमारे लिए उतना ही ज्यादा सरल करने वाला चैप्टर। ये इसको हम कहते हैं की चैप्टर, चाबी है। और इस चाबी से ज्योग्राफी का ताला खुल जाता है, ठीक है। इसको बहुत इज्जत से, बहुत रिस्पेक्ट से इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा लाइफ चेंजिंग चैप्टर है। अब जो हमारा इरा है, क्या नाम है? सीनोजोइक। सीनोजोइक इरा को हमने टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड में विभाजित किया है। और इसको फिर छोटे-छोटे पीरियड्स में हमने विभाजित किया, जिसको हम इपॉक के नाम से जानते हैं। और पहला इपॉक है दैट इज नोन है पैलियोसीन इपॉक। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए 2 लाइनें, फिर मैं आगे लिखाना शुरू करता हूं। हेडिंग डालिए सीनोजोइक इरा। लिखिए सीनोजोइक इरा, स्पेलिंग लिख लीजिए सीनोजोइक इरा। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ इंसेक्ट, मैमल एंड एंजियोस्पर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ किसका? कीड़ों का वक्त, इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब कीट, हर तरह के कीट पैदा होंगे। मैमल्स, मैमल्स आप सभी लोग समझते हैं, स्तनधारी। और तीसरा है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। आवृत बीजी, आवृत बीजी का मतलब क्या है? जो बीज है वो फल के अंदर है, आवरण में है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी आवृत बीजी पौधों में, या हम कह सकते हैं कौन से पौधे? फ्लावरिंग। कैसे पौधे? फ्लावरिंग प्लांट्स। विकसित तो पहले हो गए थे, लेकिन इनका फर्दर डेवलपमेंट इस पीरियड में होगा, इसलिए इसको एज ऑफ इंसेक्ट, मैमल एंड एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। दिस पीरियड स्टार्टेड अबाउट 6.5 करोड़ ईयर्स अगो। यह युग लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन, लिखते रहिएगा, कॉपी खोल लीजिए, उसको लिखते रहिए, नोटिंग करते रहिए। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज इरा ऑफ रिसेंट लाइफ। दिस पीरियड इज नोन एज इरा ऑफ रिसेंट लाइफ। इस युग को नवीन जीवन का युग भी कहा जाता है। कैसा युग है? नवीन जीवन का युग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नवीन जीवन। अब इसको हमने फर्दर डिवाइड किया। हमारा पीरियड कौन सा है? पीरियड है हमारा सीनोजोइक, ठीक है। पीरियड नहीं है, इरा कहते हैं। इरा कल्प है ना, बड़ा। इसको 2 हिस्सों में हमने बांट दिया है। पहला टर्शरी पीरियड, तृतीयक युग। टर्शरी मतलब तृतीयक युग। और दूसरा है क्वाटरनरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड,
चतुर्थक कल्प युग, चतुर्थक युग, 2 युगों में बांट दिया। ठीक है, जैसे वहां पे था ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड, यहाँ केवल 2 पीरियड हैं। कौन कौन से? टर्शरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। टर्शरी पीरियड को फर्दर डिवाइड किया गया और छोटे छोटे पीरियड्स में, युगों में, इपॉक्स में। तो टर्शरी पीरियड को डिवाइड किया गया है कई सारे इपॉक्स में। कौन कौन से इपॉक्स हैं? पहला है इपॉक कहलाता है, इसका यानी छोटा भाग, पहला है पैलियोसीन। क्या चीज है? EPOCH, पैलियोसीन इपॉक, इसका भी छोटा हिस्सा पैलियोसीन इपॉक। दूसरा फिर आएगा पैलियोसीन के बाद इयोसीन, इयोसीन, फिर आ जाएगा इयोसीन के बाद पैलियोसीन, इयोसीन, मायोसीन। तो तीसरा वाला है, नहीं प्यारे, ओलिगोसीन। तीसरा है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन के बाद आएगा मायोसीन। इसके देखो इपॉक्स बहुत ज्यादा है क्योंकि वातावरण में लगातार चेंज आ रहा है, इसलिए हम छोटे छोटे और टुकड़ों में इसको डिवाइड दिया। फिर आ जाएगा आपका प्लायोसीन, यहां लिख दे रहे हैं प्लायोसीन। ये सारे के सारे सीन कितने हैं? टर्शरी पीरियड के हिस्से हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये 5 हिस्से जो ऐसे हैं ये आपके टर्शरी पीरियड के अंतर्गत आते हैं। क्वाटरनरी पीरियड में इंसान का निर्माण हुआ और इसके 2 हिस्से हैं, केवल 2 हैं। पहला वाला है जो आप ही लोगों को पता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्लिस्टोसीन, जिसमें होमोसेपियंस पैदा हुआ, और जो अभी चल रहा है पिछले 10,000 सालों से उसका नाम है होलोसीन। होलोसीन मतलब जो अभी फिलहाल चल रहा है पीरियड, जिस पीरियड में हम लोग हैं। इसको होलोसीन का भी हिस्से को अभी जो फर्दर 1600 के बाद, सन 1600 के बाद एक और नया पीरियड इसमें जोड़ दिया गया है, हालांकि उस पर डिस्कशन है। एंथ्रोसीन, एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोसीन मतलब एज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। तो उस पर विवाद है, लेकिन सब लोग कहते हैं होलोसीन कहेंगे क्योंकि क्लाइमेट जो है होलोसीन में कभी भी चेंज फिलहाल अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मोर और लेस क्लाइमेट कैसा है? सेम है। तो सर चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कौन सा? टर्शरी। तो लिखिए सीनोजोइक इरा इज डिवाइडेड टू फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। नंबर 1 टर्शरी पीरियड, नंबर 2 क्वाटरनरी पीरियड। सीनोजोइक युग को 2 कल्पों में बांटा गया है। कौन कौन से? नहीं, सीनोजोइक कल्प को 2 युगों में बांटा गया है, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। तृतीयक युग ज्यादा बड़ा है और चतुर्थक युग छोटा है क्योंकि इसमें 2 ही इपॉक्स हैं, 2 ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं। तो लिखिए क्वाटरनरी पीरियड, सॉरी टर्शरी पीरियड, पहले लिखिए टर्शरी पीरियड, तृतीयक कल्प। It is further divided into 6 small parts और epochs। इसे 5 छोटे युगों में, 5 छोटे युगों में बांटा गया है या epochs में बांटा गया। पहला कौन सा है? पैलियोसीन। पहला है पैलियोसीन। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। पैलियोसीन देखते हैं पैलियोसीन में क्या हो रहा है। ये आपका इरा है पहला पैलियोसीन इपॉक, और आपको दिखाई पड़ रहा है पृथ्वी के सारे 7 कॉन्टिनेंट जो हैं पैलियोसीन इपॉक में आकर लगभग अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, लेकिन इंडिया अभी भी आकर टक्कर नहीं हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया भी टकराया नहीं है। हिमालय का निर्माण अभी होना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, हिमालय ऊंचा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी टक्कर नहीं हुई है। किससे? इंडिया की टक्कर जब तक यूरेशियन प्लेट से नहीं होगी तब तक हिमालय का सही तरह से निर्माण होना शुरू हम यही नहीं कह सकते कि हो रहा है। पैलियोसीन लिखिए, इन दिस इपॉक, इस समय में, इस युग में फ्लावरिंग प्लांट्स वर इवॉल्व्ड, फ्लावरिंग प्लांट्स वर इवॉल्व्ड, पुष्पीय पौधों का विकास होना प्रारंभ हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त इंसेक्टिवोरस मैमल्स, इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है ऐसे स्तनधारी जो क्या खाते हैं? ऐसे स्तनधारी जो कीड़े खाने वाले हैं, इंसेक्टिवोरस मैमल। यहां लिख दे रहे हैं इंसेक्टिवोरस मैमल्स, कीटभक्षी स्तनधारियों, इंसेक्टिवोरस मैमल, एंड कार्निवोरस मैमल्स, और कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी मैमल्स स्तनधारियों का विकास होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अभी भी इंडिया जो है वहां तक नहीं पहुंचा जहां उसको पहुंचना चाहिए। नंबर 2 दूसरा
दूसरा हिस्सा जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, इंडिया नेक्स्ट इपॉक है इयोसीन, और इयोसीन में दिखाई पड़ रहा है इंडिया जो आकर जो है टक्कर हो रही है किससे, यूरेशियन प्लेट से आकर इयोसीन में आ रहा है। तो लिखे इयोसीन इपॉक, दूसरा हिस्सा है इयोसीन। इयोस का मतलब होता है डे ब्रेक, सुबह का जो उजाला होता है उसी को इयो कहते हैं, और इयोस का मतलब वही होता है सुबह का उजाला, और इयोसीन वही नया उजाला हो रहा है, इंडिया आके टकरा रहा है किससे, यूरेशियन प्लेट से। आपको दिखाई पड़ रहा होगा इंडिया टक्कर हो रही है, बीच का समंदर गायब हो जाएगा और हिमालय बनना शुरू हो जाएगा। तो लिखिए दिस पीरियड स्टार्टेड 5.5 सीआर ईयर्स अगो, इस समय इस काल का प्रारंभ 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। द टाइम स्पैन इज अबाउट 1.2 करोड़ ईयर्स, इसकी कुल समयावधि 1.2 करोड़ वर्ष है। कितने समय पहले पैदा हुआ, ये पैदा हो रहा है, शुरू हो रहा है कितने, 5.5 करोड़ साल पहले पैदा होगा। टाइम पीरियड होगा इसका 1.2 करोड़ ईयर, 1.2 करोड़ साल का होगा। ठीक है। द क्लाइमेट वॉज लिटिल हॉट, इस समय में क्लाइमेट या मौसम थोड़ा सा गर्म होगा, कभी गर्म कभी ठंडा चलता रहेगा। क्योंकि आप क्यों हो रहा है, रीजन है कि जमीन बार बार चेंज हो रही है, हवा चलने की गति बदल जा रही है, ओशन करंट पहले सीधे बह रहे थे, अचानक से जमीन आ जाती तो ओशन करंट का बहना या तो रुक जाएगा या ऑल टुगेदर क्या होगा, ओशन करंट जो है वो अपनी दिशा बदल देगा। जैसे कि अभी इससे पहले जो है अटलांटिक सागर से ठंडी जलधारा किधर जा रही थी, पैसिफिक ओशन में, अब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ जाएगा तो ये ओशन करंट बहना बंद हो जाएगी। जैसे ही ओशन करंट बहना बंद होगी, जो अफ्रीका में बड़ा सा डिजर्ट पैदा हो जाएगा जिसका नाम है सहारा डिजर्ट। तो इस तरह से लगातार चूंकि पृथ्वी पे चेंज आ रहा है। अच्छा, टाइम पीरियड भी कोई 2-3 महीने का नहीं है, 1.20 करोड़ साल तक खेल चल रहा है, इतना लंबा समय। आप सोचिए हमारा और आपका जो टोटल होमोसेपियंस का अगर हम कहें, जो मॉडर्न होमोसेपियंस का अस्तित्व मात्र 10,000 साल का, और यहाँ तो बात कितनी हो रही थी, 10,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़, और भी करोड़ में कितना, 1.20 करोड़ साल का लंबाई चौड़ाई इस पीरियड की। तो इतने टाइम में कभी मौसम गर्म हो जाता है, कभी मौसम ठंडा हो रहा है, और रीजन है कि पृथ्वी लगातार चेंज हो रही है, सरफेस चेंज हो रहा है, ओशन करंट चेंज हो रही है, हवा के चलने की दिशा चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसी वजह से फ्लोरा भी चेंज होगा, और इसी वजह से फौना भी चेंज होगा। चलिए इओसिन में आगे लिखिए, क्लाइमेट वॉज लिटिल हॉट एंड इरोजर वॉज प्रेवलेंट। क्लाइमेट वॉज लिटिल हॉट, इस वक्त मौसम थोड़ा सा कैसा था, हॉट था, गर्म था, और इरोजन, इरोजन सभी को पता है, सॉइल इरोजन, मृदा का अपर्दन, और अपर्दन बहुत ज्यादा हो रहा था, बारिश ज्यादा हो रही थी, अपर्दन भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। इन दिस पीरियड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स टुक प्लेस, इस काल में स्तनधारियों का और भी अधिक विकास हुआ। इन दिस पीरियड इवोल्यूशन ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मैमल टुक प्लेस, इस काल में स्तनधारियों का विकास और भी अधिक विकास हुआ। ठीक है, पीरियड का नाम क्या है, इयोसीन। नेक्स्ट पीरियड आपका आ जाएगा इयोसीन। देखिए ये पीरियड है, गर्म मौसम है, स्तनधारी सारे के सारे हैं, मौसम है, स्तनधारियों का विकास हो रहा है, गर्म पीरियड है, बारिश हो रही है, तो दलदल वगैरह भी होंगे, साथ ही साथ दलदल में पहले रहने वाले बड़े बड़े रेप्टाइल्स वगैरह होंगे। जंगल कैसे होंगे, घने। इन जंगलों की खास बात पुराने वाले जंगलों से अलग है कि इनमें फल और फूल दोनों होते हैं, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं, घास का निर्माण हो ही चुका है, तो और भी अच्छी चीज है, घास बन गई तो खाने पीने की कमी, चरने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाइफ के लिए सबसे आदर्श दिशाएं जो है वो आपके इस प्लिस्टो जो आपका जो पीरियड है, सीनोजोइक इरा में, नूतन जीवी कल्प में ये सारी चीजें विकसित हो रही, इसीलिए पृथ्वी लगातार फल और फूल रही है। मतलब हम कह सकते हैं पृथ्वी के केस में देखें तो जब से पृथ्वी का विकास हुआ तब से कह सकते हैं पृथ्वी का बसंत आ गया। बसंत में जैसे फूल और फल खिल जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी के बसंत का युग है। कौन सा युग है, इयोसीन। नंबर नेक्स्ट, इयोसीन के बाद जो आएगा, जो ग्रासेस वगैरह बनने के बाद, ऑलिगोसीन। चूंकि टक्कर पहले ही हो गई थी, इसलिए अब तिब्बत का पठार उठ गया है और हिमालय का निर्माण, हिमालय डेवलप होना शुरू हुआ। 1.20 करोड़ साल तक हिमालय बन रहा, तो हिमालय ठीक ठाक ऊंचाई तक पहुंच गया। नंबर नेक्स्ट लिखिए, ऑलिगोसीन। दिस पीरियड स्टार्टेड 4.3 सीआर ईयर्स अगो। याद नहीं करना है कितने साल पहले पैदा हुआ, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस लिख लीजिए 4.30 करोड़ ईयर्स, या युग 4.30 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। द टाइम स्पैन इज 1.70 करोड़, इसका समय अवधि 1.70 करोड़ वर्ष है। ये भी देखो कितना लंबा, लगभग 2 करोड़ साल का है। कहते हैं ना छोटा सा है लेकिन है तो बड़ा, करोड़ों में टाइम है। ठीक है, इन जर्मन लैंग्वेज, ऑलिगोसीन जर्मन लैंग्वेज के शब्द से आया। इन जर्मन लैंग्वेज ऑलिगोस मीन्स
क्या इसका अर्थ होता है? स्मॉल यानी कि छोटा। जर्मन भाषा में ओलिगोस शब्द का अर्थ स्मॉल या छोटा है, छोटा समय है, छोटा सा समय है। द क्लाइमेट वाज लिटिल हॉट, इस समय मौसम थोड़ा सा कैसा था? गर्म था। द क्लाइमेट वाज लिटिल हॉट। इन दिस पीरियड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इस युग में विश्वत रेखीय उष्णकटिबंधीय जंगलों या वनों का प्रसार हुआ या विकास हुआ। इन दिस फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉमा फ्लावरिंग प्लांट्स, इस युग में उष्णकटिबंधीय विश्वत रेखीय वर्षावनों कॉमा फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पीय पौधों कॉमा ग्रासेस घासों, पुष्पीय पौधों फूल वाले पौधों कॉमा ग्रासेस घासों आदि का विकास होता रहा। फर्दर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन दिस पीरियड, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ग्रासेस टुक प्लेस। ठीक है, इतना हो गया। नंबर नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ विविपेरस एनिमल्स। अब विविपेरस एनिमल्स क्या है? दो तरह के एनिमल्स होते हैं, याद रख लीजिएगा। ओविपेरस कहते हैं और दूसरा होता है हमारा विविपेरस। यहां मैं शब्द लिख दे रहा हूं, विवी PAROUS, विविपेरस। हिंदी में कहते हैं जरा, जा रा पे बड़ा की मात्रा यूजी, जरा यूजी पौधे एनिमल्स या विविपेरस एनिमल्स किन्हें कहते हैं? जो अंडे नहीं देते, सीधे बच्चों को पैदा कर। जितने भी एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, घोड़े वगैरह, शेर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, सेबर टूथ दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं सबके सब बच्चे देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। कैसे एनिमल्स हैं? यूथेरियन एनिमल है, सचमुच के मैमल्स हैं। और ये सबके सब कैसे हैं? विविपेरस, में कोई भी अंडा नहीं देता, सबके सब बच्चे देते हैं, यानी फुल फ्लॉर्म फ्लेज्ड जो मैमल्स हैं उनका विकास होना यहां शुरू हुआ। तो लिखिए, इन दिस पीरियड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ विविपेरस एनिमल्स टुक प्लेस, इस युग में जरायुजी जंतुओं का विकास हुआ। ठीक है। इन दिस पीरियड इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एप्स एंड मंकी। इस युग में एप्स के साथ जाते हैं कपी, जैसे कि गोरिल्ला वगैरह के पास पूंछ नहीं होती, और मंकी या बंदरों के पास पूंछ होती। तो जिन बंदरों में पूंछ नहीं होती उनको हम एप्स या कपी कहते हैं, और जिनमें पूंछ होती है उनको मंकीज कहते हैं या बंदर कहते हैं। तो यहां पे लिख लिए, इस युग में कपियों और वानरों का भी विकास होना प्रारंभ हुआ। ठीक है। नंबर नेक्स्ट इरा है आपका मायोसीन। चीजें लगभग आज का मॉडर्न जो वर्ल्ड है, लगभग वैसा विश्व आपको अब दिखाई देना शुरू हो गया। पीरियड का नाम है मायोसीन। इंडिया अपनी जगह पे सेट हो चुका है, बाकी चीजें बन गई। इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह का निर्माण होना अब इसके बाद शुरू होने वाला है। नंबर नेक्स्ट है मायोसीन। पीरियड है 2.60 CR। यह युग 2.60 करोड़ साल पहले प्रारंभ हुआ। 2 करोड़ 60 लाख साल पहले प्रारंभ हुआ। टाइम पीरियड इज अबाउट 1.20। टाइम पीरियड छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं। इन दिस टाइम क्लाइमेट वाज स्लाइटली कोल्ड। अब देखो आइस एज आने वाला है, तो क्लाइमेट ठंडा पड़ना शुरू हुआ। इस युग में जलवायु थोड़ी सी ठंडी थी। क्लाइमेट वाज स्लाइटली कोल्ड, जलवायु थोड़ी सी ठंडी थी। Here further development of land animals took place। यहां लैंड एनिमल यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले जीवों का और भी ज्यादा विकास होना शुरू मायोसीन में। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मैन लाइक एप्स टुक प्लेस इन दिस पीरियड। इंसान नहीं बना, लेकिन इंसान जैसे बंदर इस पीरियड में, ये देखो इंसान जैसे बंदरों का विकास जो है यहां तक इस पीरियड में होना शुरू हुआ। तो मनुष्य जैसे कपियों का विकास होना इस युग में प्रारंभ हो गया। मनुष्य नहीं बना है, बिल्कुल गलती मत करना। एंथ्रोपोलॉजी होती तो बताते कि अभी मायोसीन तक आते थे, जब तक प्लिस्टोसीन के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है हम कह सकते हैं कि इंसान जैसे होमो इरेक्टस जैसे जीव जो है उनका निर्माण होना शुरू नहीं हुआ। तो मायोसीन में मैन लाइक मनुष्य जैसे जीव कपियों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब इसके बाद भी पीरियड है जिसका नाम है प्लायोसीन। नंबर नेक्स्ट प्लायोसीन। 1.40 CR, 1.40 करोड़ साल पहले। पीरियड का नाम है प्लायोसीन इपॉक। पीरियड नहीं बेटा, इपॉक कहते हैं, छोटा हिस्सा, प्लायोसीन इपॉक। क्लाइमेट वाज कोल्डर। प्लायोसीन में क्लाइमेट कोल्ड होगा, प्लिस्टोसीन में तो और भी ज्यादा आइस एज आ जाएगा। इस समय जलवायु और भी अधिक ठंडी हो गई थी। ठीक है। मेनी फॉरेस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। अत्यधिक ठंड के कारण बहुत सारे वनों का नाश हो गया।
अत्यधिक ठंड के कारण बहुत सारे वनों का नाश होगा और यही वो वक्त है जब जंगल नष्ट होने लगेंगे, जलवायु ड्राई हो जाएगी। पहले जो हमारे पूर्वज है पहाड़ों वो पेड़ों के ऊपर रहते, जब पेड़ जंगल नष्ट होंगे, घास के मैदान बनेंगे तो हमारे पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर घास के मैदानों में चलना पड़ेगा खाना ढूँढने के लिए। घास के मैदानों में चलने में प्रॉब्लम होगी, घास बड़ी ऊँची-ऊँची होगी, 4-4 फीट की, 5-5 फीट की, 4 पैरों पे चलोगे तो कोई न कोई आपका शिकार कर लेगा। इसलिए शिकार से बचने के लिए आप 2 पैरों पे खड़े होके चलने की कोशिश करोगे नंबर 1, नंबर 2 जब 2 पैरों पे खड़े होगे तो हाथ आपके फ्री हो जाएँगे जिसकी वजह से आप खाना वगैरह ढूँढ कर लाकर अपने परिवार के लिए ला पाओगे और अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका जो पीरियड है उसका नाम है प्लायोसीन वहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो लिखिए मेनी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। आगे लिखिए इंस्टेड ऑफ वुडी प्लांट्स, काष्ठीय पौधों के विपरीत, काष्ठीय, काष्ठ कहते हैं वुड लकड़ी को, काष्ठीय पौधों के विपरीत डेवलपमेंट ऑफ हर्बीवोरस प्लांट टुक प्लेस, शाकीय पौधों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, घास जैसे पौधों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। ठीक है। इन दिस पीरियड फर्स्ट केवमैन अपीयर्ड, इस युग में पहला गुफा मानव उत्पन्न हुआ। इस पीरियड में, इन दिस पीरियड फर्स्ट केवमैन अपीयर्ड, इस युग में पहला गुफा मानव उत्पन्न हुआ। यहां पर आकर आपका टर्शियरी पीरियड खत्म हो गया। अब पीरियड आपका कौन सा, दैट इज नोन एज क्वाटनरी पीरियड। क्वाटनरी पीरियड यानी कि हम कह सकते हैं उसको तृतीयक कल्प। अब तृतीयक कल्प में आप क्या जाएंगे, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो लिखिए तृतीयक कल्प, तृतीयक कल्प में पहला आ जाएगा प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन द आइस एज, प्लिस्टोसीन इपॉक। लिखिए दिस पीरियड स्टार्टेड अबाउट 16 लाख 60,000, 17 लाख नॉट 16 लाख, 17,60,000 साल पहले प्लिस्टोसीन इरा शुरू हुआ। देखो कितना टाइम हुआ, अभी तो इंसान का कोई आता पता ही नहीं है कि 3.5 लाख का ही हमारा है, 17,60,000 साल पहले। दिस पीरियड स्टार्टेड 17,60,000 ईयर एगो। क्लाइमेट वाज वेरी कोल्ड, क्लाइमेट मौसम बहुत अधिक ठंडा था। इन दिस पीरियड नियरली 4 आइस एजेस, एक नहीं एक के बाद एक 4 हिमयुग आए। इन दिस पीरियड 4 आइस एजेस कंप्लीटेड देयर कोर्स, इस युग में 4 हिमयुग, 4 बड़े हिमयुग आए। ड्यू टू दिस विच रीजन, इस कारण, इसके कारण एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल एनिमल टुक प्लेस, बहुत सारे जीवों का, बहुत सारे जीव नष्ट हो गए, उनका एक विलुप्तीकरण हो गया। अगर आइस बनेगी, सारा पानी समंदर से निकलकर बरस के कहां बन जा रहा है, आइस के रूप में आके इकट्ठा हो जा रहा है, जमीन पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तो सी लेवल जो है, सी लेवल MSL मीन सी लेवल आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी समुद्र का जो तल है वो घट जाएगा। तो लिखिए सी लेवल डिक्रीज्ड इन दिस पीरियड, समुद्र का तल घटना प्रारंभ हो गया। ठीक है। इन द एंड ऑफ दिस पीरियड ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन टुक प्लेस, इस युग के अंत में संस्कृति और सभ्यता का और भी अधिक विकास होना प्रारंभ हुआ। खत्म, प्लिस्टोसीन खत्म। अब लास्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि लास्ट में आते हैं जो आजकल का युग चल रहा है और उस युग को हम कहते हैं दैट इज नोन एज होलोसीन, HOLO, यहां लिखा नहीं है मैं लिख दे रहा हूं कौन सा पीरियड है, इसको कहते हैं होलो। दिस पीरियड इज नोन एज होलोसीन, यहां लिख दे रहे हैं HOLOCEN, होलोसीन। लास्ट वाला पीरियड है होलोसीन, क्वाटनरी का। 40,000 साल पहले शुरू हुआ होलोसीन। होलोसीन गलत लिखा है, 40,000 नहीं होगा, 10,000 होगा। लेकिन क्लाइमेट बिकेम हॉट, इस युग में जलवायु और भी अधिक गर्म हो गई। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लीफी प्लांट टुक प्लेस, पत्ती वाले शाकीय पौधों का और भी अधिक विकास होना प्रारंभ हुआ। दिस इरा इज ऑल्सो नोन एज, या दिस इपॉक इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मैन। इस युग को, इस कल्प को, इस हिस्से को मनुष्य का एज ऑफ मैन भी कहते हैं, मनुष्य का युग भी कहा जाता है। तो हमने अभी देखा कि हमने बहुत सारे इराज वगैरह के बारे में पढ़ा, बहुत अलग अलग तरह की चीजें डिस्कस की हमने। आर्कियोजोइक से शुरू हुआ, आर्कियोजोइक, पेलियोजोइक, प्रोटरोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, करते करते अल्टीमेटली हम यहाँ तक पहुंचे और अल्टीमेटली हमने मनुष्यों का विकास कर लिया। तो यहाँ पे हम, ये तो हमारे लिए जो
ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल सोशियो कल्चरल वाला हिस्सा आता है ज्योग्राफी का, प्लस जो हमारे मिनरल्स हैं, फिर हमारे जो रॉक वगैरह के फॉर्मेशंस हैं, फिर इसी में से हम जब इन चट्टानों का यूज़ करके नदियाँ बहाएँगे, तो नदियाँ किस तरह की चट्टान सख्त होगी, नरम होगी, उसमें किस तरह से नदियाँ अपना रास्ता बनाएँगी, किस तरह से समुद्र का विकास होगा, फोल्ड माउंटेन कैसे होंगे, ब्लॉक माउंटेन कैसे होंगे, रिफ्ट वैली कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाएगा, हम लोग ज्योग्राफी में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको इस चैप्टर की वैल्यू समझ में आएगी। अभी के लिए आपका काम क्या है? इस चैप्टर को आप चाहिए तो आप आराम से एक आध बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? पढ़ लीजिएगा इसको, सिंपल तरह की रीडिंग कर लीजिएगा और इस रीडिंग करने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस चैप्टर से आपको एक भी सवाल डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं दिमाग पे, लेकिन इस चैप्टर का यूज़ आप देखेंगे इनडायरेक्ट यूज़ आने वाले ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, सब में इस चैप्टर का कहीं न कहीं यूज़ आएगा, ठीक है? तो ये चैप्टर आने वाले समय में आपकी ज्योग्राफी की जो बड़ी-बड़ी समस्या है, उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज की क्लास में जितनी चीज़ें थी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। कोई अगर आपके मन में शंका हो, कोई अगर क्वेरी हो, तो आप जो है, आप कॉल कर सकते हैं। या फिर जब अभी क्लासेस जब ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तो आप आके मुलाकात कर लीजिएगा मुझसे। जितनी भी दिक्कतें हैं वो उसको हम लोग को तो बैठ के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और चिंता करने को कोई व ज़रूरत नहीं है, आपके साथ हूँ हमेशा और जहाँ कहीं भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी में जितनी भी मदद हो सकेगी, वो पूरी मदद मैं अपने स्तर पर करने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है? साथ में मिलके तैयारी करेंगे और इस एग्ज़ाम को आसानी से हम लोग क्लियर करेंगे। ये हम लोग इसको पूरा एकदम दृढ़ निश्चय बना कर चलते हैं। तो आज के लिए यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए।